Dear students, from today we will read the social science history portion, that is India and the Contemporary World 1. So in history portion we have two sections. Section first contain events and the process, and section 2 livelihoods, economics and societies. In section first we will read the French Revolution, second chapter socialism in Europe and the Russian Revolution, and third is Nazism and the rise of Hitler. Fourth one is forest society and colonialism, and fifth is pastoralist in the modern world. From today we will read the first chapter, that is the French Revolution. हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में हमें ये कहा जाता है कि आज हम जो चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए कई लोगों ने अपनी जान दी हुई है और कई कॉन्सेप्ट हमें वर्ल्ड से मिले हैं. हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने सिविक्स पोर्शन में पढ़े थे. उसमें मोनार्ची था, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं तो उनके पीछे काफ़ी सारा कुछ संघर्ष हुआ है. और जैसे हम अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू ही जो मोनार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट था फ्रांस में, उसका एंड हो गया था. सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils militia. They broke into a number of government buildings and in search of arms. तो ये हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 से स्टार्ट हुआ था फ्रांस के पेरिस में. वहाँ पे बेसल फोर्ट की बात की गई है. यू कैन सी दिस पिक्चर इन योर बुक, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसल. जो उस समय की कंडीशन हुई थी उसके बारे में ये पिक्चर आपको बता रहा है. और यहाँ पे क्या बताया गया है कि किंग कुछ र्यूमर्स फैल गए थे. र्यूमर्स मीन्स अफवाह फैल गई थी कि जो किंग है उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है कि लोगों को मारा जाए. तो 7,000 मैन एंड वेमेन सब गैदर हो गए थे टाउन हॉल में और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में आर्म्स कितना क्या है इनके सर्च करते हुए उन्होंने इनको जला दिया था. फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन एंड द बेसल वेयर दे होप टू फाइंड फॉर एम्यूनिशन. तो उन लोगों को लग रहा था कि ये एम्यूनिशन उन्होंने बेसल के फोर्ट में, ये बेसल फोर्ट का पिक्चर है, तो वहाँ पे छुपाया होगा. इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेसल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज. थ्रू देयर वेयर ओनली 7 of them. Yet the Basel was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and
Its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep souvenir of its destruction. तो ये जो फोर्ट था, बेसल फोर्ट, फ्रांस के पेरिस में, इसको पूरा डिमोलिश कर दिया गया और उधर के जो कमांडर थे उनको मार दिया गया। तो ये जो सारा कुछ इंसिडेंट हुआ था, ये एक दिन का काम नहीं था। कई तरह से लोग परेशान हो गए थे और इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि कौन से रीजंस थे, किस वजह से लोगों ने ये काम किया हुआ था, ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इनके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ये जो राइट हुआ था, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड यानी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई थी। एंड मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग of a chain of events and ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome. तो ये जो हुआ था रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये बोला जाता है ये दैट इज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। बहुत सारे चीजें थी जिस वजह से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें रीजंस की कि क्या रीजंस थे, तो उसमें फर्स्ट हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो फ्रेंच सोसाइटी है इनके बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जीज थे, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, peasants and artisans, small peasants, landless labor and servant। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट्स के लोग थे, क्लर्जी एंड नोबेलिटी, हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे इसके बारे में। ये एंजॉय करते थे और इनको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इनको सब तरह के काम भी करने पड़ रहे हैं और साथ ही साथ दे आर द टैक्स पेज ऑल्सो। सो इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स ascended the throne of France. He was 20-year old and married to Austrian Princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. तो लुइस 1774 में थ्रोन अप हुए थे और जब वो किंग बने, उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेजरी जो है वो तो पूरी तरह से एम्प्टी है। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस and added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. तो ये हम लोग फर्स्ट रीज़न देख रहे हैं कि जब वो किंग बने, उन्होंने अपनी ट्रेजरी जो देखी वो पूरी एम्प्टी देखी। उनके रीजंस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो ब्रिटेन के एनिमी थी, उनको फ्रांस ने हेल्प किया था इंडिपेंडेंस में। और वॉर हो रहे थे, तो जब वॉर हो रहे थे तो ये उनके एडेड ए मोर लिबरल टू डेब्ट एट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion livres. Lender who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So the French government was obliged to spend an increasing percent of its budget on interest payment alone.
तो फर्स्ट रीज़न हम लोग देख रहे हैं कि जो वॉर्स हुए थे, वॉर्स अगेंस्ट ब्रिटेन, तो वहाँ पे फ्रांस ने मदद की थी, अमेरिका की हेल्प किया था, और उनको जो भी डेप्ट लोगों ने दिए हुए थे, लेंडर्स ने उनको 10% इंटरेस्ट में रीपे करने के लिए बोला। तो उनका मैक्सिमम जो इनकम था वो इंटरेस्ट को के पेमेंट में चला जा रहा था। नेक्स्ट वन इज टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as cost of maintaining and arming the court, running government offices, universities, state was forced into increase taxes. तो सेकंड रीज़न जो बोला जा रहा है कि टैक्स इंक्रीज क्यों किया गया, कि जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे आर्मी के, कोर्ट के, गवर्नमेंट ऑफिसेस के, इनको चलाने के लिए भी इन्होंने टैक्स इंक्रीज किया। Yet even these measures would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states and only member of third state paid taxes. तो हम लोग इस बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जो थर्ड स्टेट्स में लोग थे कौन थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, फार्मर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये ही टैक्स पेई होते थे। The Society of State was part of the federal system dated back to the Middle Age. The term Old Rome is usually used to describe the society and structure of France before 1789. और फिगर सेकंड में हम लोग देख ही चुके हैं। फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स। पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पीजेंट्स थे वो टोटल परसेंट बोला जाए तो 90% पॉपुलेशन थे। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। About 60% of the land was owned by the nobles and the church and other richer members of the third estate. The members of the first two states, that was clergy and the nobility, enjoyed a certain privilege by birth. तो ये clergy और noble persons जो थे वो कई तरह के चीज़ों को enjoy privilege कर रहे थे बाय बर्थ, है ना, जन्म से ही वो कई चीज़ों के लिए एंजॉय उनके लिए मिल रहा था। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था, दीज वॉज द एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इनको हर तरह की सुविधाएं भी थी, लेकिन वो एग्जेम्पशन था, उन लोगों को टैक्स पे करने की छूट, ना करने की छूट थी। वो टैक्स भी पेड नहीं करते थे। एंड द नोबल्स फर्दर एंजॉयड द फेडरल प्रिविलेज, यानी जो ऑफिसेज हैं, मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वो लोग वर्क भी कर रहे हैं। दीज इंक्लूडेड फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो जो पीजेंट्स वगैरह थे तो वो टैक्स भी पे कर रहे थे, साथ ही साथ वो लॉर्ड्स को, लॉर्ड्स यानी जो ये क्लर्जी और नोबल पर्सन्स हैं, नोबल मैन हैं, इनके घरों में, इनके खेतों में काम करना पड़ता था, या फिर आर्मी ज्वाइन करनी पड़ रही है, या जो ये रोड्स वगैरह बनाने का काम ये करते थे। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो चर्च में भी जो लोग थे वो भी टैक्स पीजेंट से लेते थे, जो टिथ्स कहलाते थे। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स होते थे। These included direct tax or cartel, and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. तो डायरेक्ट टैक्स भी जो
उनके इनकम पे लिया जा रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूड हो जाता था। तो ये दोनों ही टैक्स जो है बर्डन एक इन पर पड़ता था, जो थर्ड स्टेट था उनके ऊपर इसका बर्डन पड़ रहा था। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। तो लेबर हम लोगों ने अभी पढ़ा। लेबर मीन्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। तो 1974 के बाद ये करेंसी फ्रांस में नहीं थी, उसके पहले ये करेंसी यूज़ की जाती थी। क्लर्जी मीन्स हमने देखा था, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। Tithes, direct tax levied by the church comprising 1/10 of the agriculture produce। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि ये जो चर्च में मेंबर्स होते थे वो डायरेक्ट टैक्स प्रेजेंट से लेते थे, और ये कितने तक होता था? 1/10 of their total agriculture produce। Next is style, tax to be paid directly to the स्टेट। तो स्टेट को डायरेक्टली जो भी टैक्स पे किए जाते थे वो टेल कहलाते थे। तो टेल एंड टिथ्स, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।